नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर 7 लोकतंत्र के परिणाम पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? उत्तर, लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है। निम्नलिखित तथ्यों से इन्हें समझा जा सकता है। नंबर 1, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक ही निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। यह चुनाव निष्पक्ष होते हैं तभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। यह प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा प्रयत अपने पद पर बने रहते हैं। नंबर 2, कानूनों पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वह ज़्यादा प्रभावी होंगे। नंबर 3, सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा उसके काम काज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि की विकसित कर लेती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासकों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन का भाव है। प्रश्न नंबर 2, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच समन्वय बैठाता है? उत्तर, लोकतांत्रिक व्यवस्था अनेक तरह से सामाजिक विभाजनों को संभालती है। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकराव को स्थानीय तौर पर खत्म नहीं कर सकता। इसके बीच बातचीत से समन्वय बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को 2 शर्तों को पूरा करना होता है। नंबर 1, लोकतंत्र का अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती। नंबर 2, बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्य समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्णय कर सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों के पक्ष या विपक्ष में तर्क दें। नंबर 1, औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए। नंबर 2, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता। नंबर 3, गरीब देशों की सरकार अपने ज़्यादा संसाधन गरीबी को कम करने, आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योगों और बुनियादी आर्थिक ढांचे पर खर्च करने चाहिए। नंबर 4, नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है। नंबर 5, लोकतंत्र में
सभी को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। उत्तर विपक्ष में तर्क। नंबर 1, औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। यह कथन सही नहीं है। गरीब देश आर्थिक विकास तानाशाही शासन में नहीं कर सकते, क्योंकि तानाशाही शासन में न स्वतंत्रता होगी, न समानता, न राजनीतिक आर्थिक अधिकार। ऐसे में गरीब देश आर्थिक विकास नहीं कर सकते। नंबर 2, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही लोकतंत्र समानता लाने के लिए कानून भी बना सकते हैं। जैसे भारत में बहुत से कानूनों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक असमानताएं को कम करने की कोशिश की गई है। नंबर 3, यह कथन सही नहीं है कि गरीब देशों को अपने संसाधन, उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर खर्च करने चाहिए। गरीब देशों का लक्ष्य होना चाहिए पहले अपने देश के लोगों की आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना। इसके साथ उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि यदि लोग गरीब हैं तो वह उस मजबूत औद्योगिक और बुनियादी ढांचे को संभाल नहीं पाएंगे, उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। नंबर 4, नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है। ऐसा नहीं है कि आर्थिक समानता अमीर और गरीब किसी देश में पूरी तरह से नहीं है। दोनों प्रकार के देशों में लोग की कुल आय कुछ ही लोगों के हाथों में है। अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी खाई देखने को मिलती है। फर्क इतना है कि गरीब देशों में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जबकि अमीर देशों में यह संख्या कुछ कम होती है। नंबर 5, लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है, किंतु इसका यह मतलब नहीं है कि किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता है। सभी लोग एक ही वोट देते हैं, किंतु जो लोग आर्थिक रूप से समर्थ हैं वह राजनीतिक में भी प्रभुत्व रखते हैं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए ब्यूरो में लोकतंत्र की चुनौती की पहचान करें। यह स्थितियाँ किस तरह नागरिकों के गरिमापूर्ण, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौती पेश करती हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत संस्थाएं उपाय भी सुझाएं। नंबर 1, चुनाव। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उड़ीसा में दलितों और गैर दलितों के प्रवेश के लिए अलग अलग दरवाजा रखने वाले एक मंदिर को एक ही दरवाजे से सबको प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। नंबर 2, भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। नंबर 3, जम्मू कश्मीर के गढ़वारा में मुठभेड़ बताकर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 3 नागरिकों की हत्या करने के आरोप को देखते हुए इस घटना की जांच के आदेश दिए। उत्तर नंबर 1, पहली घटना में जातिवाद की चुनौती लोकतंत्र के समक्ष है। इसके कारण समाज में रहने वाले कुछ लोगों को अपमान सहना पड़ता है। जिन जातियों को नीचा या अछूत या दलित कहा जाता है, उन्हें जीवन की मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा जाता है, जो लोकतंत्र के खिलाफ हैं। ऐसे में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कानून बनाकर उन्हें कठोरता से लागू करके जातिवाद की समस्या से निपटना होगा। नंबर 2, दूसरी घटना में लोकतंत्र के सामने गरीबी प्रमुख चुनौती है। गरीबी के कारण किसान कर्ज में डूबता चला जाता है और जब वह कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं होता तो वह आत्महत्या का रास्ता अपनाता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार को इन गरीब किसानों की मदद करनी होगी। उन्हें ऋण देने के लिए गाँवों में सरकारी बैंकों की स्थापना करनी होगी। तब कृषि के लिए आवश्यक चीज़ें कम कीमत पर उपलब्ध करानी होगी। तब जब तक गरीबी रहेगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति केवल 2 समय की रोटी के जुगाड़ में लगा रहेगा, वह देश के हित में कुछ नहीं कर पाएगा। नंबर 3, तीसरी घटना में सरकारी विभागों में फैला भ्रष्टाचार लोकतंत्र के सम्मुख एक चुनौती है। लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिससे सत्ता में आए व्यक्ति अपनी सत्ता का प्रयोग अपने निजी हित के लिए
करने लगते हैं। इससे नागरिकों का जीवन संपत्ति संकट में पड़ जाते हैं। वह सरकारी अधिकारी जिनका काम नागरिकों की सेवा करना है, वही लोग नागरिकों के शत्रु बन जाते हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक शासन की नींव हिल जाती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर स्तर से भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। इसके लिए कानून बनाने होंगे, उन्हें सख्ती से लागू करना होगा तथा सरकारी पदों पर नियुक्ति के समय निष्पक्षता से काम लेना होगा, जिससे सही व्यक्ति महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर सके। प्रश्न नंबर 5, लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक नंबर 1, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। नंबर 2, लोगों के बीच की आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी है। नंबर 3, हाशिए के समूहों में कैसा व्यवहार हो, इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए गए हैं। नंबर 4, राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। उत्तर, लोग के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। प्रश्न नंबर 6, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुनें। नंबर 1, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। नंबर 2, व्यक्ति की गरिमा। नंबर 3, बहुसंख्यकों का शासन। नंबर 4, कानून के समक्ष समानता। उत्तर नंबर 1, बहुसंख्यकों का शासन। प्रश्न नंबर 7, लोकतांत्रिक व्यवस्था की राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि नंबर 1, लोकतंत्र और विकास साथ ही लगते हैं। नंबर 2, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है। नंबर 3, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती। नंबर 4, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई है। उत्तर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें। नत्थू एक दिहाड़ी मजदूर है। वह पूर्वी दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है। उसका राशन कार्ड गुम हो गया है और जनवरी 2006 में उसने डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए अर्जी दी। अगले 3 महीने तक उसने राशन विभाग के दफ्तर में कई चक्कर लगाए, लेकिन वहां तैनात किरानी और अधिकारी उसका काम करने या उसके अर्जी की स्थिति बताने की कौन कहे उसको देखने तक के लिए तैयार न थे। आखिरकार उसने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी अर्जी की दैनिक प्रगति का ब्यौरा देने का आवेदन किया। इसके साथ ही उसने इस अर्जी पर काम करने वाले अधिकारियों के नाम और काम न करने की सूरत में उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा। सूचना के अधिकार वाला आवेदन देने के हफ्ते भर के अंदर खाद्य विभाग को एक इंस्पेक्टर उसके घर आया और उसने नत्थू को बताया कि तुम्हारा राशन कार्ड तैयार है और तुम दफ्तर आकर उसे ले जा सकते हो। अगले दिन जब नत्थू राशन कार्ड लेने गया तो उस इलाके के खाद्य और आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। इस अधिकारी ने उसे चाय की पेशकश की और कहा कि अब आपका काम हो गया है, इसलिए सूचना के अधिकार वाला अपना आवेदन आप वापस ले लें। नत्थू का उदाहरण क्या बताता है? नत्थू के इस आवेदन का अधिकारियों पर क्या असर हुआ? अपने माँ पिताजी से पूछिए कि अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास जाने का उनका अनुभव कैसा रहता है। उत्तर, नत्थू का उदाहरण बताता है कि हर नागरिक को अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करना चाहिए। सूचना नागरिकों को दिया गया है एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसका प्रयोग करके नत्थू जैसे छोटे से छोटा व्यक्ति भी न्याय पा सकता है। जब सभी नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे तथा उनका समय पर उपयोग करेंगे, तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक ढंग से काम करेगी। नत्थू के आवेदन का अधिकारियों पर गहरा असर हुआ और वह एकदम हरकत में आ गए। उन्होंने एक हफ्ते में ही उसका नया राशन कार्ड बना दिया। जिस राशन कार्ड के दफ्तर में नत्थू की कोई सुनवाई नहीं थी, उस दफ्तर के बड़े अधिकारी उससे मिले और पूरा सम्मान दिया और उससे आवेदन
वापस लेने का निवेदन भी किया। अब विद्यार्थी अपने माता पिता से पूछे कि अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास उनका अनुभव कैसा रहा, इसके विषय में वे एक विवरण भी लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।